Hello everyone. Welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswat International School, Vapi. Today we are going to start with our body fluid and circulation new lecture, and in this lecture we are going to talk about with respect to the blood pressure topic. Okay? तो चलो अभी इसको लेके बढ़ते हैं आगे. So what is blood pressure? The pressure which is exerted by the blood on the walls of the blood vessels is called as a blood pressure. Okay? Definition सारे important है यहाँ पे. नेक्स्ट एक और होता है जिसको कहते हैं एट्रियल ब्लड प्रेशर. द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेन, बट दिस टाइम ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज. ओके, पहले केस में था ब्लड वेसल्स और अभी के केस में हम लोगों ने उसको डिफाइन कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू द आर्टरीज. ओके, तो इसके हिसाब से arterial blood pressure, so the blood pressure which is exerted by the blood on the walls of the arteries. Now एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ओके, सिस्टोलिक मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन. तो चलो अभी इसको समझते हैं. द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरी एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकल सिस्टल. ओके, या फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. और ये नॉर्मल आदमी का कितना होता है? 120 mmHg का होता है. ये आपको ध्यान रखना है कंपल्सरी. ओके, 120 mmHg. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को लेके. यहाँ पे द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरी एट द वेंट्रिकल्स, ओके, आर फुल्ली रिलैक्स्ड. तो जब वेंट्रिकल पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाते हैं तभी हम लोग का प्रेशर जो होता है वो 80 mmHg होता है नॉर्मल आदमी के लिए. तो 120/80 हमारा नॉर्मली ब्लड प्रेशर कहला ही जाता है. ओके, ये आपको ध्यान में रखना है. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पल्स प्रेशर को लेके बात करते हैं. ये क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन होता है सिस्टोलिक एंड द डायस्टोलिक प्रेशर का. ओके, तो 120 माइनस 80 mmHg कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा 40 mmHg का ब्लड प्रेशर. ठीक है, एकदम क्लियर है, आराम से समझ भी गया होगा. फाइन, अभी बढ़ते हैं आगे विथ रेस्पेक्ट टू द मेजरमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर. ओके, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट्स को लेके बात करेंगे जिसका नाम है स्पिग्मोमैनोमीटर. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट. इट इज इनडायरेक्टली डन. ओके, इसलिए इसको एस्क्यूलेटरी मेथड भी कहते हैं या फिर ऑस्क्यूलेटरी मेथड भी कहते हैं. नाम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है एन कॉर्टॉफ. ओके, या फिर कोरोटकॉफ. ये आपको नाम याद रखना है, कोरोटकॉफ. ओके, तो अभी इसके बारे में बात करते हैं. यू मस्ट हैव सीन दिस पिग्मोमैनोमीटर, हाउ इट इज लुक लाइक. यहाँ पे आप लोगों को एक स्केल दिख रही होगी. ओके, नीचे मर्क्यूरी बल्ब होता है जिसमें मर्क्यूरी होती है और इसका लेवल जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया जाता है. ठीक है, तो ये एलईडी डिस्प्ले जैसे कह सकते हो आप लोग इसको. फाइन, यहाँ पे होता है रबर बल्ब जिसको कंटिन्यूअसली प्रेस करने से क्या होता है? हवा जो है वो अंदर की तरफ पंप होने लगती है. तो किस एरिया में हवा पंप हो रही है? तो काफ के तरफ हो रही है पंप. नाउ व्हाट इज दिस काफ? ये जो काफ है ये हमारे लाइक यू कैन से लेफ्ट हैंड पे जो एरिया रहता है, लेफ्ट आर्म एरिया जो रहता है उसके ऊपर इसको बांधा जाता है या फिर इसको लपेटा जाता है. ठीक है, और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यूअसली एयर जो है वो पंप की जाती है, मतलब इसको इन्फ्लेट किया जाता है. एंड देन काइंड ऑफ प्रेशर विच विल बी डेवलप्ड ऑन आवर आर्टरीज. एंड साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है? मर्क्यूरी लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है. मैक्सिमम एटलीस्ट 200 mmHg तक हम लोग कहते हैं. ओके, कितना? 200 mmHg तक हम लोग मर्क्यूरी लेवल को राइज कर देते हैं. एंड देन वी मूव ऑन द सिनारियो ओवर हियर. तो अभी इसको देखते हैं. इस बल्ब के पास एक्चुअली एक वॉल भी होता है. ये वॉल को हल्के से रिलीज करना होता है सो दैट द एयर विल स्टार्ट कमिंग आउट. ओके, और मर्क्यूरी लेवल को फिर ध्यान में रखते हुए हम लोगों को उसकी रीडिंग्स लेनी होती है. कैसे काम करता है बताता हूं अभी. ठीक है, तो सी, cuff is wrapped around the upper arm. Inflation of the cuff occurs at इन्फ्लेशन का मतलब है यहाँ पे मैं वो कंटिन्यूअसली रबर बल्ब जो है उसको प्रेस कर रहा हूँ सो दैट एयर विल गो इनसाइड द कफ. ओके, एंड द मर्क्यूरी लेवल विल आल्सो गोइंग टू स्टार्ट राइजिंग. कितना करना है हमको? 200 mmHg तक उसको रेज करना है. ठीक है, नोट नोट क्या बोल रहा है? एट दिस प्रेशर रेडियल आर्टरी विल कोलैप्स. ओके, जब ये हमारे आर्म पे लपेटा जाता है दैट टाइम प्रेशर उसमें अभी आ चुका है, राइट? तो प्रेशर क्या होता है? रेडियल आर्टरी जो है यहाँ पे अभी काम करना बंद कर देती है. अभी आपको क्या करना है? हल्के से एयर को रिलीज करना है. जो वहां पे वाल्व देगा था, ओके, उसको रिलीज करना है वहां से सो दैट एयर विल स्टार्ट मूविंग आउट. तो आपको सबसे पहला साउंड सुनाई देगा. ओके, द फर्स्ट साउंड गिव्स अस अ सिस्टोलिक प्रेशर. तो पहला साउंड क्या बताता है हमको? सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में बताता है.
और तभी आपको रीडिंग मिलेगी 120 mm Hg की, ठीक है, ये नॉर्मल पर्सन की रीडिंग है। When the sound get muffled, मतलब जब साउंड खत्म हो जाता है, ओके, तो हम लोग उसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, दैट टाइम इट इज लाइक 80 mmHg, दिस इज अ नॉर्मल पर्सन, ओके। तो 120/80 का आपको रीडिंग मिल जाएगा, ओके, अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइपरटेंशन। व्हाट इज हाइपरटेंशन? हाई बीपी, ओके, व्हाट इज हाइपरटेंशन? हाई बीपी। ओल्ड एज प्रॉब्लम है, लूज फंक्शन ऑफ द वॉल, ओके, जो वॉल्स के फंक्शंस होते हैं वो काम करना थोड़ा सा बंद कर देते हैं या फिर लूज हो जाते हैं, ओके, मतलब इरेगुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी देखने मिलती है, ये खास करके 50 इयर्स ओल्ड पर्सन में देखा जाता है। वहां पे देखो 140/90 जो आपको दिया है, फिर भी ये वैल्यू जो है ये नॉर्मल कंसिडर की जाती है, 140/90 विद रिस्पेक्ट टू द 50 इयर्स ऑफ ओल्ड। लेकिन हाई बीपी का इतना याद रखना कि ये 120 से ज्यादा होगा, अगर मान लो ये लाइक 30-40 उम्र के आदमी की बात चल रही है तो ये ज्यादा है, ओके। राइज इन द बीपी मतलब क्या हो जाएगा, देखो हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, हाई टू लो हो जाएगा हार्ट रेट, एंड डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल विल इंक्रीज, ये आपको ध्यान में रखना है, कंपल्सरी सिम्टम्स है, ओके। राइज इन द ब्लड प्रेशर मतलब क्या, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स इंक्रीज हो जाती है। फॉल इन द बीपी का मतलब है हाई, देखो हाई हार्ट रेट रहेगा, ओके, इंक्रीज रहेगा, लो टू हाई हो जाएगा, और डायमीटर जो है ब्लड वेसल्स का वो नैरो हो जाएगा, ओके। नाउ डिसऑर्डर्स को लेके बात करते हैं, हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके बात करते हैं। सबसे पहला आ रहा है एरिदमिया, ओके, एरिदमिया मतलब रिदम की बात चल रही है, मतलब ऐसे नोड को लेके बात चल रही है, सिंपल सी लॉजिक है, क्योंकि ऐसे नोड ही हमारा जो है हार्ट के रिदम के लिए जो इंपल्स जरूरत होती है वो वहां से ही जनरेट होती है, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा अभी तक तो, ओके। सो इरेगुलर ऑफ द हार्ट बीट ड्यू टू द डैमेज टू द ऐसे नोड, ट्रीटमेंट क्या करवाया जा सकता है? आपको पता है ऐसे नोड इज अ नेचुरल पेसमेकर, अब वही खराब हो गया है, ओके। तो आर्टिफिशियल पेस मेकर जो है वो इम्प्लांट किया जाता है बॉडी में, और उसके खुद के 3 पार्ट होते हैं आर्टिफिशियल पेस मेकर के। एक जो होता है पल्स जनरेट करने वाली चीज होती है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ बैटरी जो कि बनी हुई रहती है लिथियम हैलाइड बैटरी, ओके, इट इज मेड अप ऑफ लिथियम हैलाइड बैटरी। Now second thing which is present over there, it's a lead, and the third thing which is present over here is the electrode, okay, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इसका ड्राइंग बनाए तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है, ओके, मान लो ये बैटरी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बड़ी सी रॉड, इसके ऊपर लिख देते लीड, ओके, और आगे जाके ये ऐसे कुछ इरेगुलर पैटर्न बनाएंगे, दिस इज योर इलेक्ट्रोड, ओके। सो ये 3 रीजन हो जाएंगे यहाँ पे, और ये जो लीड की लेंथ होती है ये डिसाइड करते हैं कि कितना डिस्टेंस है कॉलर बोन और आपके हार्ट में, मतलब इट इज फिक्स्ड, द बैटरी इज फिक्स्ड बिलो द यू कैन से कॉलर बोन रीजन, ओके। और फिर ये लीड का एक डिस्टेंस लिया जाएगा और फिर इलेक्ट्रोड आपके हार्ट को कनेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंगल चेम्बर्ड पेस मेकर भी होता है, डुअल चेम्बर्ड पेस मेकर भी होता है, ओके। सिंगल चेम्बर जो होता है वो वेंट्रिकल्स को लेके होता है, ओके, और डुअल चेम्बर जो होता है वो ऑरिकल एंड वेंट्रिकल दोनों के लिए होता है, फाइन। सो दिस इज हाउ इट इज देयर। चलो बढ़ते हैं आगे विथ रिस्पेक्ट टू द हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक वाली प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती है? इट इज ड्यू टू द एबनॉर्मेलिटीज विच आर सीन इन वर्किंग ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम। अगर ऐसे नोड ब्लॉक हो गया है तो भी आपको देखने मिलेगा, मतलब नॉट एबल टू जनरेट द इम्पल्स नाउ, या फिर एवी नोड को लेके प्रॉब्लम हो गई है, मतलब नॉट एबल टू कैच इम्पल्स फ्रॉम ऐसे नोड, ओके। बंडल ऑफ हिस को लेके प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो हम लोग उसको कहते हैं बंडल ब्रांच ब्लैक सिनेरियो, मतलब ट्रिपल बी या फिर बीबीबी नाम की बीमारी हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है, ओके। देखो इफ द इफ वन विच इज वर्किंग ऑन विच इज नॉट वर्किंग ऑन द लेफ्ट साइड तो हम लोग उसको बोलेंगे लेफ्ट बीबीबी, एंड अगर राइट साइड का काम नहीं कर रहा होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे राइट बीबीबी, ओके, राइट बंडल ऑफ हिस जो कि काम करना बंद कर दिया, या फिर लेफ्ट बंडल ऑफ हिस जिसने काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो सिनारियो आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है वो है ब्रैडीकार्डिया, ओके। यहाँ पे क्या देखने मिलता है, लो हार्ट रेट, मतलब लो हार्ट रेट मतलब कितना लो होना चाहिए, 60 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है, ओके। ट्रैकीकार्डिया मतलब क्या, हाई हार्ट रेट आपको देखने मिलता है अबाउ 100 टाइम्स पर मिनट, ओके, ट्रैकीकार्डिया। नेक्स्ट आर्टेरोस्क्लेरोसिस, ओके, क्या देखने को मिल रहा है, आर्टेरोस्क्लेरोसिस, इट्स नथिंग बट द डिपोजिशन ऑफ द फैट्स एंड द कैल्शियम सॉल्ट्स
in the walls of the heart and walls becomes thick and rigid. Okay, blood vessels lumen will become narrow. Okay, और इससे क्या होता है कि अगर लूमेन नैरो होगा तो प्रॉपर सर्कुलेशन देखने नहीं मिलेगा. ओके, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है. एक होता है आर्थेरोस्क्लेरोसिस. व्हाट इज द आर्थेरोस्क्लेरोसिस? इट इज अ कोरोनरी आर्टरी रिलेटेड डिसऑर्डर या फिर प्रॉब्लम है. ओके, lumen becomes narrow. What is the function of coronary artery? It supplies blood to the heart, right? हार्ट के मसल्स को, कार्डियक मसल्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है. तो लूमेन जो है वो नैरो हो जा रही है ड्यू टू द फैट डिपोजिशन. How it can be detected? It is detected by the technique called as the angiography. A dye is used. मतलब ये जो डाई इंजेक्ट की जाती है, ओके, इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है, ये डाई जो है वो रेडियम कलर की होती है. फिर पता करते हैं कि ये जब ये डाई मूव ऑन करने लगती है कोरोनरी आर्टरी से होते हुए, तो हमको जिस एरिया में डाई आगे नहीं जा पा रही है उस एरिया में प्रॉब्लम है ये पता चल जाता है. ठीक है, अंडरस्टूड वेरी क्लियरली. देखो यहाँ पे एंजियोग्राफी का मतलब है एक डाई को इंजेक्ट किया जाता है हार्ट में. ठीक है, और हार्ट में जब वो डाई सर्कुलेट होने लगती है एक पर्टिकुलर एरिया में वो जाने से बच जाती है, मतलब नहीं जा पाती, तो हमको समझता है कि उस एरिया को लेके प्रॉब्लम है, क्योंकि आर्थेरोस्क्लेरोसिस मतलब वहां पे ही कुछ ना कुछ ल्यूमेंस जो है वो नैरो हो चुके हैं. ठीक है, नेक्स्ट एक और टेक्निक है जहां पे कैथलीटर को यूज किया जाता है. ओके, जिसको एंजियोप्लास्ट कहते हैं. ये नथिंग बट जैसे एंडोस्कोपी होता है ना, वैसा ही कुछ ये भी होता है. ओके, इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आगे जाके ऐसा बलून लाइक एरिया बना लेता है, और इसी में से डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आते हैं, और जो भी आर्टरी के अंदर डिपोजिशन होंगे फैट्स के उसको रिमूव कर दिया जाता है. ठीक है, और एक होता है बाईपास. यहाँ पे 90% प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो में यही होता है, मतलब लूमेन के अंदर बहुत ज्यादा अभी स्पेस बची नहीं है, काफी ज्यादा फिलअप हो चुका है, तो अब वहां से कोई भी चीजें जो है वो आगे के डायरेक्शन में नहीं जा पा रही हैं. ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो अगर ये आर्टरी है और बीच में ये इतना बड़ा, ये आप देख पा रहे हो कि लूमेन पूरी तरीके से पैक है, तो यहाँ से साइड से ग्राफ्ट लगाया जाता है, GRAFT ग्राफ्ट. ओके, यहाँ से ग्राफ्ट लगा के बाईपास करवा दिया जाता है, मतलब साइड से भेजा जाता है. अंडरस्टूड, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ बाईपास सर्जरी. क्लियर है, इजी है. ओके, नाउ ischemia is the next condition. Inadequate supply, inadequate blood supply to the part of an organ, or you can say to the heart. Okay, if chronic, the part of the heart not receiving the blood and it is dying. Okay, क्या हो रहा है, हार्ट के पास ब्लड का सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाने से वो उस एरिया डेड हो जाते हैं, वो पर्टिकुलर एरिया डेड हो जाते हैं. एंड इट गिव्स अ फाइब्रस एंड बिकम्स हार्डर. ओके, तो वो एरिया में जहाँ पे ब्लड रिसीव नहीं हो रहा है वो एरिया फाइब्रस हो जाता है, हार्डर हो जाता है. पंपिंग कैपेसिटी ऑफ द हार्ट इज ऑल्सो डिक्रीजेस, लीड्स टू द हार्ट अटैक. ओके, नेक्स्ट एंजिना पेक्टोरिस, इसके बारे में बात करते हैं. इट इज अगेन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम. सो मायोकार्डियम इज द मसल्स ऑफ द हार्ट. ओके, जो कि सबसे थिक होती है, right? Imbalance between the blood supply and the oxygen requirement is more. Symptoms, chest pain देखने मिल सकता है. Okay, discomfort देखने मिल सकता है, associated with the again coronary artery related problem है. Okay, angina pectoris again a coronary artery related problems. Next, रिमैटिक हार्ट डिसीज के बारे में बात करते हैं, जिसको RHD भी कहते हैं. रिमैटिक बोलो या रोमैटिक बोलो, रोमैटिक हार्ट डिसीज बोलो चलेगा. ओके, डिटेक्ट इन द वॉल्स ड्यू टू द टॉक्सिन विच इज प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया. ओके, अगर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं हार्ट वॉल्स को तो दिक्कत आती है. ओके, एक होता है ब्लू बेबी कंडीशन, इसको कहते हैं सेप्टल डिफेक्ट. मतलब याद है फोरामेन ऑफ ओव्यूल को लेके बात चल रही थी, ये क्या है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक होल होता है. व्हेन वी आर एट द फीटल स्टेज देयर इज अ होल इन द हार्ट. ओके, तो मिक्स तरीके का ब्लड सप्लाई हो रहा था, लेकिन जब डिलीवरी का समय आता है वो जो एरिया रहता है वो फ्यूज हो जाता है. ओके, मतलब अब देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ द ब्लड इज टेकिंग प्लेस, लेकिन कुछ कुछ केसेस में है कि वो होल वैसे ही रहता है, फ्यूज नहीं हो पाता, जिसको कहते हैं ब्लू बेबी कंडीशन. ओके, सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं इंट्रा ऑरिक्यूलर सेप्टम, that is foramen oval does not getting closed. Okay, that is what the condition is. Next है cardiomegaly. Okay, that is due to the heart enlargement. हार्ट का सडनली साइज वगैरह ऐसा इंक्रीज होना उसको कार्डियोमेगाली कंडीशंस कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट, हार्ट अगर राइट साइड में होगा तो उसको डेक्स्ट्रोकार्डिया के नाम से पहचाना जाता है. थ्रोम्बस होगा
तो उसको क्लॉट कहते हैं, इट्स ए स्टैटिक क्लॉट। नेक्स्ट, एम्बियोलस वर्ड जो है इसका मतलब ये होता है कि मूविंग क्लॉट, ओके, जिसको थ्रोम्बो देखो थ्रोम्बोएम्बोलिन के नाम से भी पहचाना जाता है। ओके, नेक्स्ट नोट को बात करते हैं। पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जो हुआ था वो डॉक्टर क्रिश्चियन बेर्नार्ड ने किया था इन द ईयर ऑफ 1967। एंड पहला हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया में हुआ था वाया डॉक्टर कॉल्ड एज डॉक्टर वेणु गोपाल 1994 में। ओके, और जो डिस्क्राइब किया गया था ब्लड सर्कुलेशन के बारे में वो विलियम हार्वे ने किया था। ओके, ये 3 पर्सन के नाम आपको ध्यान में रखना है। फाइन। सो यहाँ पे आप अगर देखोगे आपका जो मेजोरिटी पार्ट है विथ रेस्पेक्ट टू द बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड विथ रेस्पेक्ट टू द लिम्फेटिक सिस्टम और उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो हमारे लेक्चर का आज का लास्ट पार्ट रहेगा, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लिम्फ नाउ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे लिम्फ वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो गया है। लिम्फ को दूसरा नाम है टिश्यू फ्लूइड करके। ओके, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय द लिम्फ डेफिनेशन? देखो, लिम्फ इज अ मोबाइल, मतलब मूव करता है, ओके, मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू विच कंप्राइज ऑफ द लिम्फ प्लाज्मा फ्लूइड, इट इज अ कलरलेस फ्लूइड। ओके, और उसके साथ साथ आपको उसी के अंदर क्या देखने मिलेंगे? लिम्फ कॉर्पस्कल देखने मिलेंगे। ओके, नाउ इसके कॉम्पोजिशंस को लेके बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने ब्लड के कॉम्पोजिशंस को लेके बात की थी। ओके, सबसे पहला यहाँ पे लिखा है लिम्फ प्लाज्मा। इट इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द ब्लड बट हैज फीवर ब्लड प्रोटीन, कम ब्लड प्रोटीन्स होते हैं, लेस कैल्शियम होता है एंड फॉस्फोरस भी कम होता है, ठीक है, लेकिन ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा देखा जाता है। इसके अलावा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं and which act as a antibodies. Yes, antibodies are present in the lymph, that is very very important part you can say. नेक्स्ट जो आ रहा है कॉम्पोजिशन में वो है लिम्फ कॉर्पस्कल। ओके, व्हाट आर दीज आर एक्चुअली फ्लोटिंग अमीबॉइड काइंड ऑफ सेल्स। ओके, द ल्यूकोसाइट्स, इनको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसीज कहते हैं, विच आर मोस्टली लिम्फोसाइट्स। ओके, इम्यून रिस्पॉन्स कह सकते हो आप लोग एक तरीके का। नेक्स्ट, erythrocyte RBC and the platelets are not going to be seen in case of the lymph. Okay, इसके वजह से ही lymph क्या है? कलरलेस होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं लिम्फोइडल ऑर्गन को लेके, क्या क्या है जो कि लिम्फोइडल ऑर्गन्स का काम करते हैं। तो ऑर्गन विच सिक्रेट द लिम्फ आर कॉल्ड एज ए लिम्फोइड ऑर्गन। एनी डाउट्स क्लियर? नो, काफी इजी है। एग्जांपल क्या है? देखो, लिम्फ नोड। इसके अलावा टॉन्सिल्स, आप लोगों ने डाइजेशन पढ़ा है, डाइजेशन में हम लोगों ने टॉन्सिल्स के बारे में बात की थी, याद करने की कोशिश करो, वाइल्ड एयर रिंग्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो वो सारी बातें आप लोग थोड़ा सा एक बार जाके देखो, रिवाइज करो, समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, थाइमस के बारे में बात की थी हम लोगों ने, थाइमस ग्लैंड। अदर देन दिस स्प्लीन एंड द पेयर्स पैचेस आर अदर लिम्फोइड ऑर्गन्स। ओके, या फिर ये लोग को क्या बोल सकते हैं? लिम्फोइडल ऑर्गन्स। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं है ना? ठीक है। नाउ let's talk about here with respect to the spleen. Spleen is the largest mass of the lymphatic tissue, okay, which is seen in the body. Next, फंक्शन ऑफ द लिम्फ के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ एक्ट एज अ मिडिल मैन, ओके, विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, food material, hormones to the body cells and bring carbon dioxide and other metabolic waste from the body cells to the blood and finally pours the same into the venous system. मतलब क्या समझ में आया? मतलब बहुत इजी है। मान लो यहाँ से आर्टरीज आई, ओके, आर्टरी आई, इसने यहाँ पे कैपिलरी फॉर्म कर ली और ये कैपिलरी आगे जाके वेन में कन्वर्ट हो गई। इतनी बात तो आपको पता है, यहाँ पे वेन, यहाँ पे आर्टरी लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या बना लेते हैं? टिश्यू बना लेते हैं। फाइन, टिश्यू बना लेते हैं। तो वॉट एवर द, मान लो 100 ml ऑफ ब्लड यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, 100 ml ऑफ ब्लड यहाँ से ट्रेवल कर रहा है और उसमें से 10 ml जो है वो यहाँ पे फिल्टर हो जाता है। ओके, कितना फिल्टर हो जाता है? 10 ml एवरी टाइम इट इज गेटिंग फिल्टर ओवर ईयर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरटिशियल फ्लूइड बोलेंगे या फिर टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे अभी, ठीक है ना। दिस टिश्यू फ्लूइड अगर बार बार 100 ml में से 10 ml यहाँ पे निकलते गया तो एक समय ऐसा आएगा कि ब्लड का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा,
ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, जो कि क्या करते हैं, ये एक्सेस लिम्फ जो यहाँ पे होता है उसको फिर से सर्कुलेशन में जाके पोर कर देते हैं, ओके, जिसके थ्रू क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इज ऑल्सो मेंटेन्ड, ओके। तो देखो सेम इनटू द वेनस सिस्टम, फाइन, वेरी मच क्लियरली अंडरस्टूड। मैं फिर से बता रहा हूँ, लिम्फ क्या है, मिडल मैन जैसे काम करता है, ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करता है, फूड मटेरियल भी ट्रांसफर करता है, हार्मोन्स भी ट्रांसफर करता है, ओके, और क्या करता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को ले लेता है बॉडी सेल से और उसको ब्लड के अंदर पोर कर देता है। कौन से ब्लड में? वेनस वाले ब्लड में, ओके। मतलब चीजें फिर से सर्कुलेशन के अंदर ही जा रही है। बहुत इजीली समझ में आ गया। नेक्स्ट, बॉडी सेल्स आर केप्ट मॉइस्ट बाय द लिम्फ। ये कितनी अच्छी बात है, हमारे बॉडी सेल्स जो है वो मॉइस्ट रहना जरूरी है, नहीं तो वो काम नहीं कर पाएंगे ठीक तरीके से, ओके। तो उनको मॉइस्ट रखने का काम लिम्फ करता है, ओके। नेक्स्ट, द लिम्फ नोड्स आर प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स, ओके। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, तो एंटीबॉडीज को मारेंगे, ठीक है, अच्छी बात, एंटीबॉडीज को, सॉरी नहीं, एंटीजेंस को मारेंगे, मतलब समझ रहे हो, फॉरेन पार्टिकल्स को ये होगा तो उसके खिलाफ वो लोग लड़ेंगे, ओके। See, lymph take up the lymphocytes and the antibodies from the lymph nodes to the blood। मतलब lymph node एक ऐसा रीजन है जहाँ पे आप लोग कह सकते हो एंटीबॉडीज या फिर lymphocyte formations हो रहे हैं। सही बात है कि नहीं? lymph प्रोडक्शन भी वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। क्लियर कट समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। See, it destroys the invadatory microorganisms। क्या लिखा है? It destroys the invadatory microorganisms, foreign particles in the lymph nodes। Next, it absorbs and transport the fats and fat soluble vitamin from the intestine। कोई डाउट यहाँ पे? इंटेस्टाइन में आप लोगों ने पढ़ा ना, क्या पढ़ा था डाइजेशन में? देखो, अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं, ये बड़ा सा विलाय होता है, इस विलाय के ऊपर छोटे छोटे विलाइज होते हैं जिसको आप लोग कहते हैं माइक्रो विलाइज, ओके। एनी डाउट स्टिल हियर? मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन को लेके, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होते हैं ना ये सारी बातें, ओके। तो फैट्स जो है ये माइक्रोविलाइज के थ्रू होते हुए मैक्रोविलाई में चले आते हैं। मैक्रोविलाई के अंदर एक ऐसी कैप आर्टरी देखने को मिलती है, ओके, या फिर एक ऐसी कैपलरी बोल सकते हो, ओके। एक ऐसी कैपलरी देखने मिलती है जो क्या करती है, वो जो फैट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है, ठीक है, और फिर उसको मेन सर्कुलेशन में डाल देती है। इस पर्टिकुलर आर्टरी को, इस पर्टिकुलर कैपिलरी को ही हम लोग लैक्टियल्स कहते हैं। ये लैक्टियल्स कैपिलरी जो है, जहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट हो रहा है और उस फैट्स को मेन सर्कुलेशन में डाल दिया जाता है, इस लैक्टियल्स का कलर जो है वो मिल्की होता है, क्योंकि fats are absorbed in the form of chylomicrons, they are milky white in color, ओके, जिसके वजह से ये जो कैपिलरी है वो भी वैसे ही अपीयर करती है, ओके। ये भी आपको मैंने सारी बातें है ना डाइजेशन वाले पार्ट में एक्सप्लेन किए, जस्ट एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। The lymphatic capillary which are present in the intestinal villi are called as the lacteals, okay, which are associated with the absorption and transportation of the fats and fat soluble vitamins। Clear cut समझ में आ गया, okay। Now let's try to understand the next function। It brings the plasma, protein, macromolecules synthesized in the liver, cells and hormones produced in the endocrine glands to the blood। मतलब ये सारी बातें फाइनली ब्लड में आनी है, ओके। प्रोटीन लेके आ रहा है, इसके अलावा हार्मोन्स लेके आ रहा है ब्लड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, दिस मॉलिक्यूल कैन नॉट पास इनटू द नैरो ब्लड कैपिलरीज बट कैन डिफ्यूज इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज, ओके। ये जितनी भी सारी बातें हैं ये आप बोल सकते हो नैरो ब्लड कैपिलरी जो होती है उनमें नहीं जाती, लेकिन ये आराम से लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर कर जाती है, क्योंकि लिम्फ के पास है ना उतने बड़े वॉल्स होते हैं, उतने एरियाज, उतने पोरस भी होते हैं, सो दैट थिंग्स कैन बी वेरी इजीली मूव इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज, ओके। Now lymph maintain the volume of the blood also, okay। इतना ही मैंने जैसे कि कहा कि ब्लड जब आएगा फिल्टर होएगा, 100 ml ब्लड आएगा तो 10% फिल्टर होगा, तो वॉट एवर द 10% इज गेटिंग फिल्टर, तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं ब्लड का, तो वो जो एक्सेस फ्लूइड जो बाहर फिल्टर हो रहा है, वॉट एवर द अमाउंट इट इज रिक्वायर्ड इट विल बी देयर, अदरवाइज बाकी का जो भी फ्लूइड है इट विल गो बैक टू द मेन सर्कुलेशन अगेन। इससे क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम जो है वो मेंटेन रहता है, ओके। The volume of the blood reduces in the blood vascular system, the lymph rushes from the lymphatic system to blood vascular system। मतलब अगर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड की कमी हो जाएगी तो वेस्कुलर सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की तरफ जाने लगता है, मतलब इन शॉर्ट ब्लड की वॉल्यूम को मेंटेन करने की कोशिश करता है।
ओके ये कुछ इस तरीके से आपको ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम दिखेगा, ये फिर भी बहुत छोटा सा डायग्राम है, जस्ट एन ओवरऑल आइडिया दे रहा है आप लोग, और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है राइट सब कैल्वियन वेन, यहाँ पे लिखा है लेफ्ट सब कैल्वियन वेन। ओके यहाँ पे थोरैसिक डक्ट लिखी हुई है, यहाँ पे राइट लिम्फेटिक डक्ट लिखी हुई है। ओके व्हाट इज दिस ट्यूब विच इज थिक, विच इज वेरी थिक ओवर हियर, इसको सुपीरियर वीना कावा कह रहे हैं। ओके फिर है यहाँ पे इंटरकोस्टल लिम्फेटिक नोड्स, एज यू कैन सी ओवर हियर। नेक्स्ट डायफ्राम है कनेक्टेड हुआ, यहाँ पे इंटेस्टाइन है। देखो लैक्टियल्स के बारे में जस्ट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस द थिंग। ओके तो ये आपका पूरा लिम्फेटिक टिश्यू सिस्टम है, ये इतना ही दिखाया है लेकिन इट इज प्रेजेंट ओवरऑल बॉडी। ओके लाइक आपके आर्मपिट रीजन में, आपके गोरेन रीजन में, ओके ऐसे सारे रीजन्स में आपको देखने मिलते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एक लिम्फ नोड को मैंने यहाँ पे काट के दिखाया है, मतलब मान लो अगर ये मैं बना रहा हूँ लिम्फेटिक कैपिलरी, या फिर यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक स्वेलिंग, इसको हम लोग कहते हैं लिम्फ नोड। ओके तो ये लिम्फ नोड ऐसे होते हैं, अगर अंदर से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ओके नाउ सी आउटर कवरिंग जो हो रही है यहाँ पे देख पा रहे हो, ये फाइब्रस कैप्सूल होती है। ठीक है अंदर से इनर फोल्डिंग्स देखने को मिल रहे हैं जिसको कहते हैं फॉलिक्यूलर क्लस्टर्स। ओके विच हैव द लिम्फोसाइट्स, इनके अंदर ही लिम्फोसाइट्स देखने मिलते हैं। ओके तो ये जो इरेगुलर अंदर कवरिंग आपको देखने मिल रही है, ऐसे इरेगुलर फोल्डिंग्स आपको देखने मिल रही है। ओके जो शेडेड एरिया है वो बताता है आपको कॉर्टेक्स रीजन, और जो अनशेडेड एरिया है वो है मेड्यूला रीजन। ठीक है और यहाँ पे बीच में हाइलम है जहां से लिम्फ नोड जुड़े हुए रहते हैं। और जो यहाँ पे ये जो डिप्रेशन ऐसे देखने को मिल रहा है ना, ये ऐसे स्वेलिंग एंड देन दिस बीच में ये ऐसा गैप जो मिल रहा है, इसको हम लोग ट्राइबिक्यूलाई कहते हैं। ओके या फिर ट्राइबिक्यूले कहते हैं, जो यहाँ पे मैंने लेबल करके रखा है। ओके सो दिस इज हाउ एक्चुअली द लिम्फ नोड लुक लाइक, और यही लिम्फोसाइट्स बना के देते हैं अपने को। और ये रहा जो लिम्फ को लेके मैंने डायग्राम एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, चलो बता देता हूँ। सी दिस इज हाउ द टिश्यू लुक लाइक, ये आपका ब्लड आर्टरी है, यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ पे कैपिलरी फॉर्म्ड हुआ है, ये फिर से चले जाएगा मेन सर्कुलेशन की तरफ वेन। लेकिन यहाँ पे जो भी फिल्टर हुआ है वो फिल्टर क्या है, तो देखो उसमें है प्लाज्मा एंड उसके अंदर है लिम्फोसाइट्स, बाकी और भी कोई चीजें यहाँ पे फिल्टर नहीं होती। ठीक है नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ टिश्यू फ्लूइड, या फिर इसी को ही लिम्फ कहा जाता है। ओके जितना अमाउंट में जरूरत है उतना रहेगा, बाकी पूरा इट विल गो बैक टू द lymphatic veins and it will pour into the main circulation system, okay, so that volume of the blood will be maintained. okay lymphatic vessels have the walls, और जहां जहां पे walls present होगी आपको ऐसे beaded form में structures देखने मिलेंगे। okay आपको ऐसे intervals पे swellings देखने मिलेंगे। understood, this is what the actually lymphatic system look like. now let's talk about human lymphatic system in detail. तो देखो इट कंप्राइज ऑफ द लिम्फ, लिम्फेटिक कैपिलरी, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक नोड्स एंड लिम्फेटिक डक्ट्स। क्या क्या है, लिम्फ एक खुद एक फ्लूइड है, फिर लिम्फेटिक कैपिलरीज है, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, नोड्स होते हैं एंड डक्ट्स होते हैं। ओके सो पहला लिम्फ, व्हाट इज लिम्फ, इट इज अ कलरलेस पार्ट ऑफ द टिश्यू फ्लूइड विच इन टर्न इज अ पार्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। तो वही सारी बातें फिल्टर हो रही थी जैसे कि आप लोगों ने अभी ऊपर थोड़ी देर पहले डायग्राम में देखा, जिसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, एंड लिम्फ इज द सेम एज दैट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। ओके कॉम्पोजिशन सेम रहता है, बट बोथ हैज लोअर प्रोटीन कंटेंट। ये सारी बातें वी हैड ऑलरेडी डिस्कस, वेरी स्मॉल न्यूट्रिएंट एंड द small amount of you can say oxygen is also there, but lymph are rich in carbon dioxide and metabolic waste. okay क्योंकि वही कलेक्ट करके वेनस ब्लड में डाला जाता है ना। ओके WBC आर प्रेजेंट इन द lymph, ये आपको ध्यान रखना है। Next, lymphatic capillaries. It lies close to the blood vessels and has the thin walls. ये आपको ध्यान रखना है, capillaries के पास thin walls होते हैं. Okay, it is a single layer of endothelial cells present. Lymphatic capillaries of intestine absorbs the digest किए वाले fats को absorb कर लिया जाता है, जो कि milky appear करते हैं, उन्हीं को lacteals कहा जाता है. Now understood, you might be very clearly. Okay, lymphatic vessels के बारे में बात करते हैं. lymphatic capillaries unites to form a lymphatic vessels. okay बहुत सारे lymphatic capillary आपस में यूनाइट होके क्या बना लेते हैं, lymphatic vessels फॉर्म कर लेते हैं। उनकी जो आउटर कोट होती है वो फाइब्रस होती है, मिडल कोट जो होती है वो मस्कुलर होती है, और इनर कोट जो होती है वो एंडोथेलियल होती है, सिंगल लेयर की होती है। ठीक है lymphatic vessels have numerous walls, जो कि हम लोगों ने देखा, इसी की वजह से ये बीडेड अपीयर करते हैं। ओके
नाउ लिम्फ नोड डायग्राम आई हैड ऑलरेडी शोन टू यू. तो ये स्मॉल ओवल बीन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं अलोंग द लिम्फेटिक वेसल्स. ओके, एंड लिम्फ नोड इज न्यूमरस इन thoracic mediastinum एंड द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल्स. ये सारे लोकेशन है जहां पे आपको मैक्सिमम अमाउंट में लिम्फेटिक नोड्स देखने मिलते हैं. एंड इन द एब्डोमिनल मेसेंट्रीज एंड इन द पेल्विस, नेक, प्रॉक्सिमल एंड्स ऑफ द लिम्स, ये सारे लोकेशन है जहां पे आपको लिम्फ नोड्स देखने मिलते हैं. फंक्शन क्या है? बोथ बी lymphocytes and T lymphocytes are produced over here. Macrophage of the lymph nodes remove bacteria, foreign particles and cell debris. B lymphocytes change to plasma cells which produce antibodies. T lymphocytes attack the cells that are foreign to the host bodies. Okay, तो ये सारी बातें समझ में आ गई होगी आपको. थोरैसिक डक्ट्स को लेके बात करते हैं, जो आप लोगों ने ऊपर प्रीवियसली डायग्राम में देखा था, जैसे कि दिखाता हूं. देखो, यही है ना थोरैसिक डक्ट जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो लेबलिंग में, राइट? अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. फाइन. तो सी, the lymphatic vessels of the left side unite to form the thoracic duct. तो लेफ्ट साइड के lymphatic vessels जो होते हैं आपस में जुड़ के फॉर्म कर लेते हैं thoracic duct को. This duct begins at the cisterna chyli, which is a sac dilation situated in front of the first and the second lumbar vertebrae. Okay, first and the second lumbar vertebrae के सामने आपको cisterna chyli देखने मिलेगा. देखो यहाँ पे, सी, दिस इज व्हाट द सिस्टरना चाइलाई. ओके, इसी के बारे में बात चले. तो ये सारी देखो थोरैसिक डक्ट जो है वो नीचे आई एंड इट हैज बीन फॉर्म्ड, मींस इट हैज बीन जॉइंड टू द, यू कैन से, सिस्टरना चाइलाई रीजन. ओके, नेक्स्ट, the thoracic ducts contain the several walls. It discharge its lymph into the left subclavian vein. Okay, तो ये जो भी secretion है ये किस में डाल रहे हैं? Left subclavian vein में डाल रहे हैं. देखो, तो finally whatever the secretions are there, everything is getting poured into the left subclavian vein. Diagram is very clear cut, understood. Okay, now let's try to understand the same way right lymphatic duct को समझते हैं. Okay, the right lymphatic vessels of the right hand side of the thorax, head and the neck unite to form the right lymphatic duct. Okay, इसका size है 1 centimeter in the length. It discharges its lymph into the right subclavian vein. Okay, next. सो आई थिंक वी हैड कंप्लीटेड द बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन ओवर हियर. यहाँ पे आपका लिम्फेटिक सिस्टम भी जो लास्ट पार्ट था वो पूरा का पूरा डील हो चुका है. ओके, नाउ इज योर जॉब इज टू कंप्लीट योर रीडिंग एनसीईआरटी. ओके, और जो भी डाउट्स रहेंगे यू कैन जस्ट क्लियर इट आउट. मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ विथ न्यू सेशंस. ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.